जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। और आज का सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे सेशन में और कमेंट करके बताते रहेंगे। आज हम लोग देखेंगे सिलेबस को और हम बात करने वाले हैं केवल और केवल सीडीपी के सिलेबस की। ठीक है विद्यार्थी, आज पहला क्लास है हमारा, तो हम देखेंगे कि हमारा ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है सीडीपी को लेके, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अध्याय हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है आपकी परीक्षा के नाते। ठीक, तो अब देखना कि आपके अगर सहायक शिक्षक वर्ग की बात करोगे तो 30 अंक, अब इसके अंक में कमी हो सकती है, ये 20 अंक का हो सकता है, लेकिन रहेगा तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ही। इससे पढ़ेंगे कैसे, इसका सिलेबस क्या है, बेहतर तरीके से पहले समझ लेते हैं। और खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है उन सीडीपी के प्रकांड विद्वानों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें सच में सीडीपी में स्कोर करना है और बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर करना है। आप जितना पढ़ें उतना कम है, ये एक ऐसा विषय है। और आप बहुत कम में बहुत बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं, ये एक ऐसा विषय है। नजरिए का फर्क होता है, तैयारी और रणनीति की जरूरत होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, सिलेबस आपको दिखाई देगा जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया गया है, या कहीं भी सीडीपी का सिलेबस आपको लगभग ऐसा ही दिखाई देगा कि पहला चैप्टर है इकाई 1 जो है बाल विकास परिचय। इसमें आप पढ़ते हैं विकास की अवधारणा, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फिर उसके बाद आप देखते हैं विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामाजिक विकास। फिर उसको प्रभावित करने वाले, मतलब आप पहले डेवलपमेंट सीख लिए, अब उस डेवलपमेंट को कौन कौन इफेक्ट करेगा, ठीक है, प्रकृति, पोषण, निरंतरता और अनिरंतरता का सिद्धांत। ठीक, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और उसके बाद बच्चों का अध्ययन करेंगे आप। तो ये पहला इकाई अब इस तरीके से होता है। पूरा सिलेबस जो है आप लोग कमेंट करके बताते जाएंगे, जो भी आपको डाउट आएगा मैं क्लियर करते जाऊंगा। सबसे जरूरी चीज क्या है, देखो भाई मैं ये क्यों बता रहा हूं, और ये इतना छोटा नहीं है सिलेबस डिस्कशन, बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो आप इत्मीनान से कॉपी पेन ले लेंगे और बैठेंगे। सोर्स क्या रहने वाला है, हम कौन सी बुक को फॉलो करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे कि कम समय में, बहुत ही कम समय में हम बेहतर स्कोर कर सकें। मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई जो विद्वान सीडीपी के हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चा अब तैयारी करना चाहता है और बेहतर तरीके से एक रोड मैप जो है मैं उसे दे पाऊं। फिलहाल मोटे तौर पर जो आपका इकाई 2 है वो है विकास के पहलू। ठीक, शारीरिक, गत्यात्मक, नियंत्रण, समन्वय का विकास, संवेगात्मक और नैतिक विकास। फिर उसके बाद इकाई 3 है आपका सीखना और संज्ञान का विकास। ठीक है, सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर जो जीन पियाजे हैं उनके स्कीमा, एसमाइलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इक्विलिब्रियम, ठीक है, किशोरों की सोच इत्यादि इत्यादि। मैं ऐसे नहीं है कैसे छोड़ देने वाला हूं, आप इत्मीनान रखें, थोड़ा सा समय दें। इकाई 4 है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो ये मोटे तौर पर आपने इकाइयों का नाम देख लिया। अब हम आते हैं कि भाई हम सिलेबस को ब्रीफली डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। निर्माण से निर्माणकर्ता तक, देखो इसका टाइटल ये इसलिए दिया गया है और ब्लूप्रिंट लिखा गया है कि भाई बाल विकास, संज्ञान और समावेशी शिक्षा का रूपरेखा क्या होगा। हम अपने सिलेबस को समझ रहे हैं लेकिन थोड़ा डिटेल में, क्योंकि जब तक आप उससे समझ नहीं जाते उसके एक एक बिंदु को, या हर चैप्टर में डिमांड क्या है और आपसे पूछेगा क्या परीक्षा में, ये जो एक धुंध क्रिएट है दिमाग में बच्चे के, जितने भी बच्चे हैं मैं देखता हूं हमेशा कुछ ना कुछ बातों को लेके बड़ा स्ट्रगल करते हैं और पढ़ने के बाद भी गलत आंसर करते हैं। तो ये चीज जो है, इस कमी को दूर किया जा सके इसलिए मैंने इसको डिटेल में पहले तो सिलेबस को समझाया है, फिर उसके बाद आप कहाँ किस पे फोकस करेंगे, बुक क्या फॉलो करेंगे। तो सीडीपी का ये कंप्लीट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे और कमेंट करके बताते जाएंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो भाई मैंने पहले ही कहा था तबीयत देखो बेहतर है, और लू लगने की वजह से हुआ था। दिक्कत यह है कि सिर मुड़वाते ओले गिरे, कहा तो सुनी होगी आप लोगों ने। अब ठीक है, इमोशनल थोड़ा सा आदमी को भावुक होना भी चाहिए। मैंने करवाया, और टोपी या स्कार्फ लगाने की आदत नहीं होने की वजह से, जो कि अब आप सबको भी लगाना चाहिए। और मैंने उस समय उसको, शुरुआती दौर में कोई भी बेवकूफ़ बनी जाता है, तो प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लेने की वजह से भाई मार दिया घाम, धूप लग गया, थोड़ा सा चटक गया बढ़िया से, तो 1-2 दिन परेशान रहे, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग का
प्यार है, आगे बढ़ेंगे। तो निर्माण से निर्माण करता, भाई निर्माण किसका करोगे तो बच्चे का करोगे। निर्माण करता कौन रहेगा तो शिक्षक रहेगा, उसका समाज रहेगा, परिवेश रहेगा, उसका परिवार रहेगा। इस तरीके से चीजों को समझिएगा, एक माइंड में अपना ब्लूप्रिंट क्रिएट करके। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले देखो भाई, ये विषय ऐसा है कि सीडीपी आप पढ़ तो रहे हो स्कोर करने के लिए कि 30 आया तो 30 में 30 स्कोर करो, भाई 20 आया तो 20 में 20 स्कोर करो, कहीं गलती मत करो। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप भावी शिक्षक हैं और बनने जाने वाले हैं, तो एक बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। उस कारण यह विषय आपको, या इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट छिपा है बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बस आपको 30 या 20 अंक नहीं दिलवाने वाला, ये आपको एक बेहतर शिक्षक के रूप में स्थापित करने वाला है। तो भाई शिक्षक बनने से पहले बच्चे के निर्माण को समझना होगा कि भाई समझो उसके सीखने की प्रक्रिया को, और फिर उस व्यवस्था को जो उसे दिशा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई बच्चा है, बच्चा कैसे विकास करेगा या वृद्धि करेगा, फिर उसके कौन कौन से पहलू होंगे जो उसको प्रभावित करेंगे, आपका उसमें क्या योगदान होगा, और आपको यह भी जानना है कि जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो किस तरीके से उसमें भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले व्यवस्था, मार्गदर्शन, यहां से अंदर से बाहर की ओर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे बाल विकास की नींव क्या होगी, अवस्थाएं, प्रकृति और पोषण। ठीक है, फिर होगा मस्तिष्क, सीखना, संज्ञान, पियाजे और वाइगोत्स्की जिसमें आएंगे। फिर आगा का समावेशी कौशल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अक्षमता, अपंगता या क्षति जो भी होगी। और उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट का रूल्स, व्यवस्था और मार्गदर्शन, जिसमें आपका शिक्षा क्रम, आरटीई और आपके शिक्षक की भूमिका इत्यादि इत्यादि हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले जीवन का प्रारंभिक ब्लूप्रिंट, हमारा सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है जो इसको पूरा डेडिकेटेड है कि भाई कैसे कैसे बच्चे का विकास होगा, कैसे कैसे वृद्धि होगी उम्र के नए नए और अलग अलग पड़ाव में। सबसे पहले है भाई गर्भावस्था, यही से शुरू हो जाता है। भाई आप समझो कि गर्भ से लेके कब्र तक यही आपका विकास का चरण है। मतलब आप विकास को समझ लीजिए, जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। तो भाई जीवन का आरंभिक आधार, फिर आएगा शैशवावस्था जब आपका तीव्र शारीरिक विकास होगा, फिर आएगा प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय का विकास, स्थूल से सूक्ष्म गत्यात्मक और कौशल की ओर प्रगति। फिर उसके बाद आता है आपका किशोरावस्था, शारीरिक बनावट, ऊंचाई और वजन में तीव्र बदलाव देखने मिलेगा, चाहे बालक हो या बालिका। ठीक है, तो ये 4 चरण होंगे विकास के हमारे, जो एक बालक के लिए हम लोग पढ़ेंगे। हमारा यूनिट नंबर 1 है, यहां से हमारा शुरू हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 देखिए, यूनिट नंबर 1 का ही है। भाई विकास के अंतर्गत उसके संबंधित पहलू, यानी विकास के पहलू कौन कौन से होंगे। तो भाई आप देखो, एक व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं। तो भाई उसका संज्ञानात्मक सोचने और समझने की क्षमता, शारीरिक और नैतिक यानी सही गलत की समझ, और समाज में समायोजन यानी एकोमोडेशन वो कैसे कर पाता है, एडजस्टमेंट कैसे करता है। फिर होता है समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए संवेदनात्मक यानी भावनाओं का विकास और उन पर नियंत्रण कर पाना एक विद्यार्थी का, ये सब हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। शारीरिक अंगों और उनके अनुपात में जो बदलाव होता है उसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं, उससे क्वेश्चंस पूछता है, कब होगा, कितना होगा, तो ये चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। विद्यालय और घर और उस वातावरण का इस विकास के पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम वो देखेंगे। वयस्क के साथ संबंध, ठीक है, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके साथ आपका जो भी रिलेशनशिप रहेगा वो इस डेवलपमेंट में क्या असर डालेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का क्या प्रभाव पड़ेगा, और मित्र और साथी यानी कि पीयर ग्रुप्स का क्या प्रभाव पड़ेगा। जो जो आप विकास के चरण को आगे बढ़ोगे तो इन सभी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा सिलेबस था। फिर उसके बाद सिलेबस में विकास के निर्धारक तत्व, ठीक है, अब विकास के निर्धारक तत्व, और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा। ये 2 टॉपिक, ये फर्स्ट यूनिट का ही हिस्सा है आपका, उसको मैंने अलग से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किया है कि पहले हम सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ लें और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसके ब्लूप्रिंट के हिसाब से। विकास के निर्धारक तत्व यहां ऊपर कट रहा होगा, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे सभी लोग। सबसे पहले भाई प्रकृति और पोषण,
अनुवांशिकता और जैविक ब्लूप्रिंट यानी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पोषण कैसे होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, घर और विद्यालय किस तरीके से उसे पोषित करेंगे, यानी कि एक बीज और मिट्टी का संबंध समझ लीजिए कि भाई बीज जो है और मिट्टी जो है किस तरीके से अंतर संबंध करते हैं और उस बीज के विकास में, उसके अंकुरित होने में मिट्टी का क्या योगदान रहता है। एक तरीके से विकास केवल एक परिणाम नहीं है बल्कि दोनों का एक क्या है, अटूट और संगम है। किसका किसका, प्रकृति और पोषण का। ये डायरेक्ट आपके फर्स्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आता है निरंतरता और अनिरंतरता का सिद्धांत। एक या विकास एक क्रमिक ढलान है या सीढ़ियों की तरह अलग अलग चरणों में होता है, इसको देखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा थ्योरेटिकल आपकी परीक्षा में। फिर आता है प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव। अब अनुभव डेवलप होगा, यानी कोई भी इंडिविजुअल है, व्यक्तित्व, उसके इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तित्व निर्माण में बचपन के शुरुआती अनुभवों का क्या प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि भाई 6 वर्ष तक की उम्र, 6 वर्ष की उम्र के पहले बच्चा जो भी सीखता है वो जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं उसमें घर कर लेता है, तो जीवन की घटनाओं का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना है। फिर आता है हमारा सिलेबस का हिस्सा ज्ञान का निर्माण, और उसमें आती हैं 2 प्रमुख दृष्टियां, और वो कौन कौन सी हैं, एक है व्यवहारवादी और दूसरा है संरचनावादी। याद रखिएगा। अब आयाम सीखने का आधार, भाई व्यवहारवादी कहते हैं कि बाहरी उद्दीपन और प्रतिक्रिया से सीखा जाएगा। संरचनावादी कहते हैं कि ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण होना चाहिए। फिर उसके बाद इनसे जुड़े जो इनके विद होंगे, विद्वान होंगे, उन चीजों को बच्चों की भूमिका कैसी होगी। तो व्यवहारवादी मानते हैं कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, संरचनावादी मानते हैं सक्रिय अन्वेषक और समाधानकर्ता के रूप में बच्चे को ही सिखाया जाएगा। गलतियों का क्या अर्थ होगा, तो गलतियां अवांछनीय हैं जिन्हें दंड या अभ्यास से सुधारा जाना चाहिए। लेकिन संरचनावादी दृष्टिकोण क्या मानता है कि सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद जो है गलती करना, मिस्टेक करना, कोई बुरी बात नहीं है, गलतियां आप करिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेवलप होंगे और उनको आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। आप अपना कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई नहीं करोगे, थोपोगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद पियागे का संज्ञानात्मक इंजन, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम कैसे सीखते हैं, बच्चा कैसे सीखता है। तो उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका स्कीमा, फिर एसमाइलेशन यानी सम्मिलन, इक्विलिब्रियम संतुलन एक्चुअल में है वो समायोजन यानी आपका एडजस्टमेंट, और इक्विलिब्रियम यानी संतुलीकरण, और यहाँ पर असंतुलन। ठीक है, ओके चलेगा। इन सभी प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थित होना। उसके बाद हमारा सिलेबस, अभी बस सिलेबस देख रहे हैं ना, अभी इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू बस सिलेबस का लीजिए आप। उसके बाद तुरंत आएगा हमारी तैयारी का ब्लूप्रिंट कि हर चैप्टर में जो जो आ रहा है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद सोच का विकास शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है। तो उसके बाद संवेगी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, और फिर अमूर्त यानी किशोरों के सोच के लक्षण। इस रूप में ये आगे की ओर बढ़ता है जो कि आपके जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया था। चलिए यहाँ पर आ गया वाइगोत्स्की का रचनावाद, सीखने का सामाजिक सेतु। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछता है ZPD, निकट समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे निकट विकास क्षेत्र आप लोग बोलते हो, जहां सीखने की वास्तविकता की संभावना मौजूद होती है। और उसके बाद होता है स्कोफोल्डिंग, जिसे आप लोग मचान भी कहते हो, या शिक्षक या जो भी आपका सहयोग करता है या कुशल साथी है उसके द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो जब पहली बार सीखते हो तो भाई सीख तो आप रहे होते हो, ठीक है, तो वो आपका आ जाता है निकट विकास क्षेत्र में। और उसके अंतर्गत स्कोफोल्डिंग का मतलब होता है कि भाई हम उसमें से एक आदमी पकड़ता है थोड़ी देर तक, फिर छोड़ देता है, फिर डगमगाते हो, फिर पकड़ता है। तो ये चीजें जो है वाइगोत्स्की की रचनावाद सीखने का सामाजिक सेतु मॉडल के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे और इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्लियर होता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहता है या क्या कर सकता है अगर उसे छूट दी जाए और जरूरत पड़ने पर सहायता दी जाए, तो इसे हम निकट विकास क्षेत्र कहते हैं। और बच्चा सहायता के साथ क्या क्या हासिल कर सकता है इसके बारे में, ठीक। शैक्षणिक महत्व क्या है इसका कि सीखना एक एकाग्र प्रक्रिया नहीं है, यह संस्कृति, भाषा और सामाजिक अंतरक्रिया द्वारा संचालित होती है। यहाँ शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिलेबस को आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो एक कक्षा में एक बच्चा कैसा होता है, कैसा व्यवहार करता है, तो एक वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में, तो समाधानकर्ता के रूप में बच्चा क्या करेगा, केवल ज्ञान नहीं ग्रहण करेगा, वैकल्पिक अवधारणाओं के माध्यम से दुनिया को समझेगा। उसके बाद गलतियों का नया अर्थ, गलतियों को जगह दिया जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे द्वारा की जाने वाली गलतियां बाधक नहीं है, बल्कि उससे वो और बेहतर तरीके से सीखता है। उसे सोचने के तरीके को समझने का एक सार्थक पद माना गया है मिस्टेक्स को। फिर आता है अभिप्रेरणा और सीखना, ठीक। उसके बाद आपका सिलेबस का अगला पॉइंट है यानी समग्र बाल परिप्रेक्ष्य, हॉलिस्टिक चाइल्ड मैट्रिक्स।
उसके बाद एक अद्वितीय शिक्षार्थी कैसा होगा? संज्ञानात्मक प्रोसेस करने का जिसका नजरिया होगा, विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास की क्षमताएं, विकास की अवस्थाएं, और घर और समाज के अनुभव के आधार पर वो बनेगा। ठीक, तो यानी कि हर बच्चे का इन तीनों के संयोजन से अलग अलग बनता है, इसलिए शिक्षा की कोई एक विधि काम नहीं करती। यह समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता की शुरुआत होती है। यह हमारे सिलेबस का अगला हिस्सा था। फिर उसके बाद आते हैं हमारे सिलेबस के लास्ट वाले चैप्टर पे, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और उनकी वास्तविकता। क्षति भाई किसी भी स्तर पर हो सकती है, ये जैविक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, किसी अंग या कार्य प्रणाली में कोई नुकसान या असामान्यता पाया जाएगा। अपंगता कार्यात्मक स्तर पर देखी जाती है। क्षति के कारण किसी सामान्य गतिविधि को करने में होने वाली रुकावट को हम लोग अपंगता का नाम देते हैं। और अक्षमता क्या कहलाती है? तो सामाजिक पर्यावरणीय स्तर पर होती है, जब समाज या वातावरण अपंगता वाले व्यक्ति को समान अवसर नहीं देता। तो एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चे को समान अवसर प्रदान करने होंगे, जो उसका हक होता है। अगर वो अक्षम है, ठीक है, तो उसकी अक्षमता को आप उसका कारक आगे बढ़ने का रुकावट नहीं बनने दोगे, बेहतर तरीके से उसे परिवेश, समावेश जो भी है आप दे पाओगे। इसीलिए समावेशी शिक्षा का, चलो नेक्स्ट हमारा सिलेबस का हिस्सा है शिक्षाकरण का निर्माण, यानी ज्ञान से कक्षा तक। अब उसमें हमारे जो जो बाल अधिकार है, बच्चों को जो अधिकार प्राप्त हैं, फिर उसके बाद आपका राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षाक्रम, इसके बाद आपका एनसीएफ वगैरह, एनईपी वगैरह जो भी आया है वो इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे कि करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, और खास करके 2000, ठीक है। तो इन सब का आपका आरटीई ये आपके सिलेबस का हिस्सा हो जाएगा। शिक्षाक्रम की जरूरत है ही क्यों, आपको पाठ्यक्रम की जरूरत क्यों है, और एक पाठ्यक्रम सुव्यवस्थित क्यों होना चाहिए, शिक्षक कक्षा में उसे कैसे दिशा देगा, ये सब कुछ। और उसके बाद है आपका अंतिम निर्माणकर्ता, यानी कि शिक्षक की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व। तो ये हमारा सिलेबस था। अब सिलेबस को मैंने जल्दी जल्दी जैसे बताया, आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा सा बोरिंग टाइप का, बट मजा आने वाला है। अब हम चलते हैं इसके ब्लूप्रिंट पर। ब्लूप्रिंट यानी कि भाई बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, तो इससे अब स्कोर करना है। एज ए टीचर मेरा काम है आप लोगों का, मुझे आप लोग को ना कोई समावेशी शिक्षा देनी है ना कुछ देना है, मुझे ये टारगेट करना है, ये सुनिश्चित करना है कि भाई आपको अगर 20 आता है तो 20 में 20, 30 आता है तो 30 में 30 आप स्कोर कर पाओ। तो उसके लिए हमारा पढ़ने का ब्लूप्रिंट क्या होगा, सीडीपी पढ़ने का ब्लूप्रिंट क्या होगा, अब तक इस तरीके का आपको कहीं देखने नहीं मिला होगा। आज जो है सिलेबस डिस्कशन के बाद अब हम आ रहे हैं ब्लूप्रिंट पर कि हम किस तरीके से सीडीपी का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ इसके पहले जो भी था वो तो आपको सिलेबस में लिखा हुआ था, उन बिंदुओं को बस मैंने दिखाया। सिलेबस सबको पता है, और नहीं भी पता था तो आज पता चल गया बेहतर तरीके से। अब हम देखेंगे कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन करता है, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और किस अप्रोच के साथ हमें सीडीपी को पढ़ना चाहिए। तो काम की बात शुरू होती है वीडियो में। अब क्लियर है? चलो भाई, जो भी है पाठ्यक्रम विश्लेषण और हमारी रणनीति क्या रहेगी, और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन पर खास फोकस करना पड़ेगा, जिनके सिद्धांतों पर और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पर। अब हमारा मतलब है स्कोर करने से हमारी परीक्षा में, और आप लोग भी इसको इसलिए देख रहे हो। सबसे पहले पाठ्यक्रम का 70%, ठीक है, 70% अगर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछता है, 70% प्रश्न जो पूछता है, मैंने बहुत डीप एनालिसिस किया उसके बाद इसको तैयार किया है, हवा में नहीं बनाया है, एक एक चीज लिखा है। आप बोलेंगे तो मैं रिटर्न वाला नोट्स भी आपको दे दूंगा, ठीक है, कि आपको यकीन हो कि हाँ सर ने पहले उसको पूरा लिखा है और उसके बाद इसको जनरेट किया है। भाई मजाक नहीं कि मतलब ऐसे किसी को बोल के ऐसा नहीं, समय लगाया है मैंने इसमें बहुत अच्छा खासा। देखो सबसे जो जरूरी चीज मुझे दिखाई दी विद्यार्थी कि भाई खास करके 6 पॉइंट देखो, 3 पियाजे, इनकी सारी अवस्थाएं, इनकी थ्योरियां, इनके क्वेश्चंस, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की उनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, निजी संवाद, इनसे जितने जुड़े हुए चीजें हैं वो सब। उसके बाद लॉरेंस कॉल्वर, उनके नैतिक विकास के चरण इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और इनके अलावा देखो इसमें 3 ही लोग आ पाए हैं, मैंने इंक्लूड किया था ज्यादा, बट इसमें 3 आ पाए, इसलिए मैं वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, हम एक बार अलग से उनके सारे सिद्धांत और उससे बनने वाले एमसीक्यू और उनसे बनने वाले कूट वाले क्वेश्चंस बेहतर तरीके से कर लेंगे, ठीक। लेकिन अब बच्चा कहेगा सर डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे तो क्या समझ में आएगा। मैं आपकी समस्या को समझता हूं कि भाई हम डायरेक्ट इनके सिद्धांत पढ़ेंगे और पता ही नहीं रहेगा कि बेस क्या था, तो उसको ध्यान में रखकर ही
कोर्स को डिजाइन किया गया है। फिलहाल भाई विकास के मूल सिद्धांत, आनुवांशिकता और उसका वातावरण का उस पर प्रभाव, प्रकृति बनाम पोषण, ये सब आपका यूनिट 1 का है। तो सबसे पहले आपको इसको तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद, मतलब इस ऑर्डर में आप आ जाइए, तब आता है आपका समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और फिर आती है आपकी व्यवस्था, यानी कि जो जो आपके बच्चे के लिए यानी विद्यार्थी के लिए या फिर बालक के लिए जो सरकार द्वारा अलग अलग ढांचे तैयार किए गए हैं, तो इनको पढ़िएगा। अब देखो बात यह है कि इसको आप अलग से पढ़ सकते हो, इसको भी आप अलग से पढ़ सकते हो, यानी कि ये दोनों आप पहले भी पढ़ सकते हो इसके, लेकिन ये जो शुरू होगा तो ये इस चरण में आगे बढ़ेगा और यहां तक आएगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ठीक। तो हम एक मॉडल तैयार करेंगे कि भाई चैप्टर आपका यूनिट के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से तो चलते रहेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त बीच में कुछ कुछ वीडियोस या कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे लाए जाएंगे जिनका सिलेबस के साथ बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो जो भी आपके नीतिगत ढांचे, आरटी है, एनसीएफ है, एनईपी है, तो ये सब आपके पास एक समझ होनी चाहिए। बट उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और बढ़िया है कि ऐसा कोई टॉपिक जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक विद्यार्थी को उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण मानना भी चाहिए उस टॉपिक को, ठीक है। तो ये 6 जो है विषय, इस पर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। पहला चीज ये था, नोट कर लेंगे, वैसे मैं दे दूंगा पीडीएफ। फिर उसके बाद अध्ययन सामग्री। अब अध्ययन सामग्री अब तक आपको मैं बताऊंगा, आप फ्लिपकार्ट का प्रयोग करेंगे, 100 रुपये में आपको क्लास 11th और 90 रुपए के आसपास क्लास 12th एनसीईआरटी कक्षा 11वीं और 12वीं की मनोविज्ञान की पुस्तक मिलेगी, ठीक है। सबसे बेस्ट सोर्स है। पढ़ेंगे कैसे उसको भी अभी बता देता हूं। अब कोई चीज मैं आगे के लिए नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि छूट जाता है और फिर आप लोग के ध्यान से भी उतर जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप ये पुस्तक लेके आइए एनसीईआरटी की, ऑर्डर कर लीजिए, 200 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। पढ़ना कैसे उस पुस्तक को, उसके अलावा प्रमाणिक नोट्स में आपको डीएलएड का बुक ब्लॉक 501, 502 और 506, या फिर आप डीएलएड के बुक्स या ये नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सारे बुक्स मैं आपको वहां प्रोवाइड करवा दूंगा। डीएलएड के पाठ्यक्रम के सारे बुक मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्मेट में हैं, ठीक है। वो चाहे किसी भी विषय का हो तो मैं आपको वहां प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जीत फाउंडेशन का, बस इतना ही लिखेंगे आप। जीत फाउंडेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सबको पता है हमेशा की तरह कंटेंट फ्री मटेरियल सीडीपी नोट्स में चल जाएंगे आप। वहां पर आपको ये बुक्स में या बीएड के बाल विकास के सबसे प्रमाणिक नोट्स जो हैं उनको आप प्रयोग में ले आए। प्रमाणिक नोट्स में जो बेहतर मुझे दिखा वो था पियर्सन पब्लिकेशन संदीप कुमार की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को परेशानी हो सकता है, बट आप गूगल के थ्रू जाके और ऑर्डर करो या इनके पब्लिकेशन से डायरेक्ट ऑर्डर करो तो आपको अवेलेबल हो सकता है, या टेलीग्राम वगैरह के माध्यम से कहीं ना कहीं से नोट्स आपको जुगाड़ हो जाता है, तो आप प्रिंट करवा लो भाई, फोटो कॉपी करवा लो और उस तरीके से पढ़ो। वैसे तो एक टीचर होने के नाते मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है भाई, इन्होंने बहुत मेहनत की है तो कभी भी पायरेसी को आप लोग बढ़ावा नहीं देंगे, बुक मंगा के और पढ़ेंगे, उसमें मजा भी आता है। तो भाई ये दोनों बुक अगर इसका पीडीएफ अवेलेबल हुआ तो मैं जरूर आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, बट बेहतर है आप बुक ले लो। उसके बाद कोई भी एक एमसीक्यू की बुक, सीटेट सीजीटेट का जो एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है, या फिर हमारे क्लासरूम में जो क्वेश्चन होगा कि भाई एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, अब उस टॉपिक पर रिलेटेड आपको, जैसे मैं हिंदी में बाकी विषय में बहुत सारे एमसीक्यूज कराता हूँ भाई, जैसे मैंने पढ़ाया वर्ण तो मैंने उसके 10 से 15 एमसीक्यू कराए, 10 क्वेश्चन कूट वाले कराए, स्वर फिर व्यंजन, इस तरीके से बढ़ रहा हूं। तो भाई इस पे भी अब एक टॉपिक पढ़ा जाएगा सिंपल, उसके 10 और 5 कोडेड क्वेश्चन लगा लिए जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, उसमें सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करवा दिए जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहेंगे। बट फिर भी आपके पास एक कोई भी बुक अच्छी होनी चाहिए पीवाई के लिए। अब देखो पढ़ोगे कैसे, तो भाई जब एनसीईआरटी आपके हाथ लग जाए तो भाई एक बार पूरा, मतलब एक बार पूरा एकदम ओवरव्यू करके पढ़ दोगे एक बार बुक को, या जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो जिसकी शुरुआत कर रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में क्या करोगे आप लोग, फर्स्ट राउंड में क्या करोगे, ऐसा अगर करोगे तो देखो बहुत फायदा होगा, दोबारा सीडीपी में आपके जितने सीडीपी किसी का स्ट्रांग नहीं रहेगा। फर्स्ट राउंड में केवल आपको पढ़ लेना है और साथ में एक हाईलाइटर रखना है, कुछ कुछ बातें हाईलाइट करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ कुछ कुछ बातें। फिर आपका आएगा सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में ठीक है पेन या पेंसिल का प्रयोग करते हुए
जो बातें आपने हाईलाइट की हैं उनको ऐसे बॉक्स करते जाओगे, मतलब उसमें से भी जो और आपको लग रहा है कि अरे ये ज्यादा ही कर दिया मैंने हाईलाइट, तो दूसरे बार पढ़ते जाओगे और उसके बाद बॉक्स करते जाओ, कहीं पे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कोई फॉर्मूला है, इस तरीके से। थर्ड राउंड आपका काम ये रहेगा कि उसमें से कुछ कुछ नोट्स प्रिपेयर करो, और अब वो नोट्स आपका किसी का क्लास का मांगा हुआ पीडीएफ या खरीदा हुआ पीडीएफ, सर नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो वाला नहीं होना चाहिए। आपको खुद से एक बार लिख के बहुत कम, मतलब एक चैप्टर में बहुत कम पॉइंट्स निकलेंगे। मान लीजिए कि एक पूरा चैप्टर अगर 20 पन्नों का है तो आपका हैंड रिटन नोट्स 4 या 5 पन्ने तक का ही बनना चाहिए। इतने में ही आपको सीमित करना है, घबराना नहीं है। पहले बार में ही आपको 100 की प्राप्ति के लिए नहीं जाना है, चरणबद्ध तरीके से पहले तो बस पढ़ देना है, दूसरे वाले में बॉक्स करना है। पहले पढ़ते पढ़ते आप हाईलाइट करते चलोगे, दूसरे वाले में सोचना नहीं है कि क्या याद हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दूसरे वाले में उसको बॉक्स करते रहना। तीसरे वाले में पेन उठा के, और अगर 20 पन्ने का आपका वो चैप्टर था उस बुक में एनसीईआरटी में, ठीक है, और भी खास करके कौन सा वाले चैप्टर, तो भाई विशेषकर विकास और अधिगम वाले अध्याय, ठीक है, या फिर जब आप डीएलएड के नोट्स को पढ़ोगे तो इस तरीके से। अब ये कर लेना, अब उसके बाद कुछ मत करना, आगे क्लास अटेंड करना, ठीक है, बात को समझना। तो ये ऑथेंटिक बुक्स और सोर्स हो गया सीडीपी का। उसके बाद आ गया पाठ्यक्रम के 4 चरण होंगे भाई। सबसे पहले कि भाई बाल विकास का परिचय हम लोग पढ़ेंगे, विकास की नींव, प्रकृति बनाम पोषण, जॉन लॉक, स्टैनले हॉल और गेसेल, ये लोग आएंगे। उसके बाद इकाई 2 में आ जाएगा हमारा विकास के पहलू। फिर उसके बाद इनमें से इन लोगों को सीख लेंगे भाई, कोलवर्क, एरिक्सन, बंडूरा का क्या सिद्धांत होगा। उसके बाद आएगा इकाई 3 सीखना और संज्ञान। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर और इनके व्यवहारवादी, रचनावादी जो भी सिद्धांत होंगे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और उनके लिए व्यवस्था के द्वारा बनाई गई नीतियां, आरटीई हो, एनई हो, एनसीएफ हो, इत्यादि इत्यादि, उनका बहुत बढ़िया से अध्ययन। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा, समावेशी शिक्षा। और इसके साथ ही साथ मूल्यांकन को भी आप लेके चलेंगे, भूलेंगे नहीं। तो ये आपका 4 चरण, इसमें हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा। अब देखो, विकास की नींव और आरंभिक विचारक जो है, इकाई 1 हमारा है प्रकृति बनाम पोषण, निरंतरता बनाम अनिरंतरता, अनुवांशिकता बनाम वातावरण। इस पर हमें केस स्टडी करना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम इसको कैटेगराइज कर दिया है। जो मनोवैज्ञानिक है कौन कौन, स्टैनली हॉल जिन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया, ठीक है, और किशोरावस्था का भी कहा गया है, और इन्होंने एडोलेंसेस पे गहन शोध किया। और उसके बाद स्ट्रॉम और स्ट्रेस की अवस्था कहा किसको, किशोरावस्था को। तो भाई जब बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ोगे आप, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उसमें स्टैनली हॉल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा। और नोल्ड गैजेल, ठीक है, परिपक्वता, मैच्योरिटी, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। मैंने जो क्वेश्चन जो पूछेगा उन मनोवैज्ञानिकों को और उनके सिद्धांतों को हाईलाइट किया। फिर जॉन लॉक का टेबुलर आशा, यानी कि बच्चे के मस्तिष्क को जो होता है वो जन्म के समय एकदम कोरा स्लेट होता है, अब उस पर आप क्या लिखते हो, उकेरते हो, यानी कि जिस पर अनुभव क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो जॉन लॉक, अर्नोल्ड गैजेल और स्टैनली हॉल, ये आपके पहले चैप्टर में। और साथ में निरंतरता बनाम अनिरंतरता, अनुवांशिकता बनाम वातावरण। तो अब जब बुक उठा के आप पढ़ने जाओगे तो मेरी इन बातों को याद रखना और इनको हाईलाइट करते हुए चलना। इकाई 2, शारीरिक और सामाजिक विकास की संरचना। कौन कौन से, तो भाई स्थूल कौशल में गत्यात्मक यानी मोटर डेवलपमेंट, और सूक्ष्म कौशल, स्थूल और सूक्ष्म के बीच में बढ़ोगे, विकास बड़े और सामान्य अंगों से सूक्ष्म और विशिष्ट अंगों की तरफ होता है, की ओर होता है। वर्तुलाकार होगा, कैसा नहीं होगा, इस सब चीजों का अध्ययन किया जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा सामाजिकीकरण यानी सोशलाइजेशन। उसमें कौन कौन आएंगे, तो भाई प्राथमिक संस्था आपका परिवार, उसके बाद सेकेंडरी कौन कौन हो जाएगा, तो आपका स्कूल जो कि एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होगा और बाहरी दुनिया से जुड़ा हो, ठीक है, स्कूल। और समाज आपके आ जाएंगे सामाजिकरण में, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको याद रखोगे, इससे क्वेश्चन बनता है। फिर आता है आपका नैतिकता, समाज और व्यक्तित्व के निर्माता। अब इसमें इन लॉरेन कोलबर्ग सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट इन्होंने दिया, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं दी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिविन्यास बताया। फिर एरिक्सन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास
यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास और उस पर समाज के प्रभाव की 8 अवस्थाएं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जीवन भर चलने वाला विकास। फिर उसके बाद आते हैं अल्बर्ट बंडूरा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये अब जो पॉइंट है, बच्चा जो पहली बार देख रहा है, इन लोगों का नाम एक बार याद रखेगा, किताब उठाएगा तो हाईलाइट करते हुए चलेगा चीजों को। बाकी क्वेश्चन तो टॉपिक बाई टॉपिक आपको मिलेंगे ही। बच्चे दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करते हैं, इसको बोबोडॉल प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है ये मॉडल। तो भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये टॉपिक्स ये नहीं है कि भाई ये सिलेबस का वो है, बट इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। जिन जिन टॉपिक से जिस जिस चैप्टर में पूछता है उसको हाईलाइट किया गया है कि आपको सबसे पहले इस पर मेहनत करना है। फिर इकाई 3 संज्ञान का मुख्य इंजन, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अधिगम की 2 प्रमुख विचारधाराएं, व्यवहारवाद और संरचनावाद। तो व्यवहारवाद और संरचनावाद को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। इससे जुड़े हुए जो मनोवैज्ञानिक होंगे उन लोग को भी बहुत बेहतर तरीकों से पढ़ते हुए चलना है। कौन कौन है इसमें देखो, इवान पावलोव, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। बीएफ स्किनर, पुनर्बलन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उसके बाद जेरोम ब्रूनर, सीखने की 3 अवस्थाएं, ठीक है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, पियाजे और वाइगोत्स्की। तो इतने सारे जो आ रहे हैं मनोवैज्ञानिक, इसके पहले 8-10 आ चुके थे, यहाँ 5-6 आ चुके हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा। जीन पियाजे, जिन्होंने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो उनका यह सिद्धांत था स्कीमा, मस्तिष्क में जानकारी की व्यवस्था को करने का ढांचा। उसके बाद एकोमोडेशन, समायोजन। उसके बाद असिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, और जो भी जानकारी दी गई होगी उसके आधार पर इस तरीके से आगे बढ़ के कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसकी 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक, सबसे पहले संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। तो इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। फिर आ जाओ संज्ञान के दिग्गज, ठीक है, जीन पियाजे बनाम लेव वाइगोत्स्की। अब इन्होंने मूल सिद्धांत, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो स्वयं खोज करता है, और उन्होंने कहा बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, वाइगोत्स्की ने कहा। फिर इन्होंने कहा पहले विचार आता है फिर भाषा। इन्होंने कहा भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं, फिर आपस में मिल जाते हैं। अब शब्दावली तो भाई स्कीमा, असिमिलेशन, एकोमोडेशन, ठीक है, और इनके में जेपीडी, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच इत्यादि इत्यादि। तो इन सब से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा परीक्षा में। फिर उसके बाद वाइगोत्स्की का मॉडल आ गया ZPD वाला, कि भाई एक बच्चा है, सेव तोड़ना है, तो भाई मैं सीढ़ी लगाऊंगा, दिखाऊंगा, या वयस्क जो भी रहेगा वो बोलेगा कि बाबू यहाँ से नहीं टूटेगा कूद के, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तुम क्रिस नहीं हो, तुम एक बच्चा हो, तो तुमको सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी लगा के और उसके बाद तुम उस सेव को प्राप्त कर सकते हो। तो जो भी मदद दी जाएगी, और समीप विकास का क्षेत्र यानी कि बच्चा मदद के बिना पार नहीं कर सकता, जिस गैप को, उसे ZPD कहा जाता है, और प्रोवाइड कराया जाएगा स्कॉल फीडिंग यानी मचान या फिर मदद कहा जाता है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। मैं बस बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से हमें पढ़ना है, इस चैप्टर को लेकर चलना है। उसके बाद समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। किसी विशेष मनोवैज्ञानिक का आपको नाम देखने ज्यादा मिलेगा नहीं। हाँ, नीतियों के लिए सभी के शिक्षा ढांचे पर आधारित है, हर बच्चे को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना इसका, ठीक है, उद्देश्य है। एक नाम आया यहाँ पर, सैमुअल कर्क, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है। बाकी इसमें आप लोग ये सब टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया इत्यादि इत्यादि बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो ये था आपका यूनिट 4 से रिलेटेड कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद यूनिट 4 में ही है सिस्टम की छतरी, यानी कि शिक्षा नीतियां और अधिकार। जो एक बच्चे को बाल अधिकार प्राप्त है, ठीक है, शिक्षक तक को प्राप्त है कुछ कुछ, तो उनके बारे में कौन से आर्टिकल में आएगा, कहाँ आएगा, किस तरीके से आप उसको सीखेंगे, जानेंगे। तो ये सब आपका इस चैप्टर में, और यहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे कि आपका RT 2009 है, NCF 2005 है। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो ये सबसे पहले जरूरी था कि हम जान ले कि हमें पढ़ना क्या है, और मुख्य बिंदु कौन कौन से होंगे, किन किन मनोवैज्ञानिकों पर ज्यादा जोर देना है, किन के सिद्धांत से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ये समझ लो कि इस PDF को मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। भाई 2009 में क्या है, NCF क्या है, NEP क्या है, NEP 2020 क्या है। तो अब ये सब मिला के हमारा सिलेबस बन जाता है इस तरीके से। और लास्ट में संपूर्ण चक्र, यानी कि भाई एक बच्चा है, एक बच्चे की प्रकृति, यौवन, समाज के संपर्क में जब आती है तो उसका संज्ञान विकसित होता है, जिससे एक सामाजिक समावेशी प्रणाली द्वारा ही पोषित किया जा सकता है। देखो यहाँ पर इकाई 1
फिर इकाई 2 समाज और नैतिकता, इकाई 3 संज्ञान और अधिगम, और इन सबको लपेट रहा है कौन? समावेशी प्रणाली, इंक्लूसिव सिस्टम। इस तरीके से दिखाया है इसने एक चक्र को, ये चक्र ऐसे चलते रहेगा। तो ये सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, और मैंने आपको बता दिया कि भाई जो है आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो आपने पूरा एक ओवरव्यू देख लिया कि भाई आराम से इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को कोई बच्चा कर ले तो सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो आज की जो क्लास थी वो इसी बारे में थी कि अगर हम सीडीपी पढ़ने जा रहे हैं तो भाई कौन कौन लोग आने वाले हैं। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, कोई भी बच्चा इस बात को लेकर परेशान नहीं होगा, हैरान नहीं होगा ये टर्म्स क्या है, ठीक है, स्टैनली हॉल कौन है, गेजल कौन है, जॉन लॉक कौन है, भाई ये लोग हैं, इनसे क्वेश्चन आता है, बस इतना याद रखें। ओवरव्यू, दिमाग पर अतिरिक्त भार ना डालें। हमें अभी इनको पढ़ना है, हमारे पास पर्याप्त समय है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और जब क्वेश्चंस लगाने लग जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस पहले वीडियो की प्रासंगिकता क्या थी। क्योंकि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है सीडीपी कि जिसे जानना, और सबसे जरूरी जानना ये था मेरे बच्चे की, मैंने पहले ही कहा ना कि मेरा उद्देश्य सिलेबस तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, अब अच्छे टीचर बनोगे नहीं बनोगे ये आपके हाथ में है, उसमें ये विषय आपको बहुत हेल्प करता है एक अच्छा शिक्षक बनने में। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप कंप्लीट स्कोर कर पाए जब भी आपसे परीक्षा में एमसीक्यू पूछे। तो उसलिए मैंने अपने तरीके से यहाँ से सिलेबस को डिजाइन किया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा होगा? बहुत लोगों को तो शुरू में लग रहा होगा कि क्या ही होगा इस वीडियो में, लेकिन देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो भी नाम है उसके अंदर क्या है, ये एक वीडियो में पूरा सिलेबस कवर करना तो संभव है नहीं। तो ऊपरी तौर पर मैंने बता दिया है। पीडीएफ आप लोग को जो जीत फाउंडेशन है उसके एप्लीकेशन पर मिलेगा, स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे, फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आप देख चुके हैं कि भाई कहां से किस तरीके से करेगा अध्ययन सामग्री, आपको एक बेसिक सामग्री क्या है होनी चाहिए। बाकी इसके बाद तो बाजार में बथेरे पुस्तक है, और एक सिखवाल की भी पुस्तक है, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो स्टडी कंटेंट के लिए वो पुस्तक काफी अच्छी है, और एमसीक्यूज के लिए तो हिमांशी मैम है, सचिन सर, उनके यूट्यूब से बथेरे वीडियो पड़े हैं, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन पहले क्यों बच्चा ये लोग से पढ़ के भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता और जाके गलती करता है? क्योंकि आपने कभी ब्लूप्रिंट बनाया ही नहीं, आपने कभी इस तरीके से मेहनत की ही नहीं। भाई आप पहले बेसिक नॉलेज जान लो, टर्मिनोलॉजीज को जान लो, कौन कौन मनोवैज्ञानिक किस चैप्टर में किस जगह पर आते हैं और उनका सिद्धांत क्या कहता है, किस तरीके का सिद्धांत क्या क्या क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप खुद से जानोगे। बट अब जो बच्चे मुझसे जुड़ गए हैं तो एप्लीकेशन पे आपकी रोज क्लासेस होंगी और पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से हम बढ़ेंगे। साथ में बीच बीच में जो यूनिट 4 है, आरटी जैसे हुआ, एनसीएफ हुआ, एनईपी हुआ, उसकी अलग से क्लासेस आते रहेंगी। बाकी हम चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहेंगे, और 1 से 2 चैप्टर होते होते आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे सीडीपी में। तो अब आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देंगे, और अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है विद्यार्थी। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तबीयत देखो भाई, तबीयत लू लगता है तो होता है, मतलब वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। अगर आप हाइड्रेशन वाली चीजें, नारियल पानी वगैरह ले लें, आप लोग ध्यान रखें इस बात का। दही, और दही तो बहुत अच्छा लगता है भाई, अब आप लोग को, बहुत लोग को नहीं लगता होगा, दही दबा खाते रहे भाई, नमक के साथ खा सको तो और बढ़िया है, काला नमक के साथ, बट नहीं बर्दाश्त नहीं होता तो शक्कर के साथ ही खा लो यार, चलता है। जीवन में खाने पीने के अलावा और क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ये आप लोग सबसे शेयर करेंगे ये वीडियो, ठीक है। और इन मनोवैज्ञानिकों को विशेषकर ध्यान देकर स्टडी मटेरियल ये रहा, आपको सब हमारे एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बैच लेगा पेड बैच रहेगी और टिल एग्जामिनेशन चलेगी। चलो बैच के बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बच्चे नाराज हो जाते हैं, लेकिन क्या करोगे भाई, बढ़िया से पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चा जो शुरुआत करने जा रहा है सीडीपी का, प्लीज ऐसे ही शुरुआत करे, कोई बड़े टीचर को, यूट्यूबर को देख के ना करे। रीजन ये है कि वो लोग क्या कैरियर सेट हो चुका है, और वो लोग कभी भी कोई भी टॉपिक उठा के बहुत बेहतर तरीके से ना, उनके में हजारों भीड़ बढ़ जाएंगे। तो उनको मत देखो कि 2000 भीड़ बैठी है मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहा है टीचर, वो नो डाउट वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। देखकर मजा आता है, भीड़ देखकर आप भागते हो, तो वो आपके लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखना अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो। जब बाकी तो मैंने शुरू में ही कहा भाई, जो सीडीपी के विद्वान हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, जो बच्चे नए हैं, जो सच में स्कोर करना चाहते हैं, ये वीडियो उनको समर्पित है।
तो पहले आप अपनी, ठीक है, मनोस्थिति के हिसाब से, अपने स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स के हिसाब पे पहले सिलेबस को जानो। ये जानो पहले कि भाई पहला चरण में तैयारी कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो स्कोरिंग तैयारी करो कि कहाँ से बेहतर स्कोर कर पाओगे। उसके बाद दूसरे चरण में जब 2-3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी 3 महीने बचे रहेगा, तो विद्वान बनते रहना आप लोग सीडीपी का। अगर जिस बच्चे को भी ये बात अच्छी लग रही होगी तो बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करेगा। ब्लूप्रिंट जो है आपको टेलीग्राम में भी, हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां पर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और एप्लीकेशन में भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग को वीडियो शेयर करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।